नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी जहां जहां विवाद वहां वहां, और विवाद हो भी क्यों ना, क्योंकि राहुल गांधी हमेशा कोई ना कोई बड़ी गलती ऐसी जरूर कर देते हैं जिस पर विवाद होना लाजमी हो जाता है। राहुल गांधी के नेतृत्व में 14 जनवरी से भारत न्याय यात्रा शुरू होने जा रही है, पर उससे पहले ही राहुल गांधी की ये यात्रा विवादों में घिर गई है। राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने यात्रा के रूट में अरुणाचल प्रदेश को शामिल न करने को लेकर कांग्रेस पर सवाल खड़े किए हैं। जेठमलानी ने यात्रा के बदले मार्ग पर चिंता जताई है। साथ ही उन्होंने 2008 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ सहमति पत्र यानी एमओयू पर हस्ताक्षर करने के कांग्रेस के फैसले सहित कई विभिन्न मुद्दों पर भी सवाल किए हैं। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। महेश जेठमलानी ने 10 तीखे सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछे हैं और ये सवाल बहुत जायज है। पहला सवाल तो यही है कि यात्रा का मूल मार्ग आखिर क्यों बदला गया। देखिए, ये 10 सवाल जो हैं, मुद्दे 3 हैं। ये 3 मुद्दे पर 10 सवाल किए गए हैं। चीन, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, ये 3 ऐसे जगह है जिसके बारे में राहुल गांधी से 10 सवाल नहीं किए गए, बल्कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, नेहरू परिवार और कांग्रेस के खिलाफ ये 10 सबूत दिए गए हैं कि किस तरह कांग्रेस ने चीन के साथ साठगांठ करके भारत की एकता, अखंडता को प्रभावित किया है। जिस तरीके से सवाल उठे हैं वो कांग्रेस के जो पहले के बातें थी, पहले के स्टेटमेंट थे, और जो राहुल गांधी की दूसरी यात्रा को लेकर रूट तय किए गए थे, उसी से उपजा हुआ है। ये जयराम रमेश ने ही कहा था पहले कि जो भारत जोड़ो यात्रा 2, जिसका नाम बदल दिया गया, क्योंकि नाम से समस्या इन लोगों को होने लगती है। एक बार के बाद दोबारा रिपीट नहीं करने के पीछे की बड़ी वजह यही है कि इन लोगों के पहले काम इतने विवादित हो जाते हैं, दूसरी बार हिम्मत नहीं हो पाती है। चाहे यूपीए से INDIA बनना हो या भारत जोड़ो यात्रा से भारत न्याय यात्रा, जिसको अन्याय यात्रा ही कहा जाना चाहिए, ये बनना हो। तो इसमें पहले इन्होंने क्या कहा था कि अरुणाचल के पासीघाट से इस यात्रा की शुरुआत हो। अब पासीघाट से यात्रा की शुरुआत की बात आपने कही, तो फिर बाद में ये मणिपुर से क्यों शुरू किया गया। अब सवाल तो यहां है कि अरुणाचल प्रदेश से आपकी समस्या क्या है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश ऐसी जगह है जहां पर चीन का इंटरेस्ट रहा है। लगभग 11-12 जगह ऐसे हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर जहां पर चीन अपना दावा ठोकता है, और जब भी कांग्रेस की सरकार रही चीन से मुंह मोड़ता रहा। तो पहला सवाल तो यही है कि चीन के प्रति ये जो कांग्रेस की सरकारों की नीतियां रही है, और उसमें विदेश नीति का अगर सही तरीके से आकलन करें तो ज्यादा समय नहीं, बल्कि मनमोहन सिंह की सरकार के समय। ऐसे तो जो चीन का मुद्दा, अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा और अभी जो मणिपुर का मुद्दा है, इन तीनों को जोड़ेंगे तो इसमें एक और जगह आएगा, वो है म्यांमार जी। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जितने इंसर्जेंसी ग्रुप हैं, जो भी अलगाववादी जो भी ग्रुप हैं, जो आतंकी संगठन कहे जाते हैं, वो सारे के सारे डायरेक्ट चाइना से संचालित नहीं होते, चीन के पैसे और हथियार से म्यांमार से संचालित होते हैं। लेकिन म्यांमार, जो पहले बर्मा कहा जाता था, ब्रिटिश क्षेत्र वो भी था। कई भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जो है उनको मांडले यानी म्यांमार के मांडले जेल में भेजा जाता था, और वो बर्मा ही था जहां पर यहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक तरह से कहा जा सकता है कि जब भारतीय क्षेत्र से बाहर करना होता था तो वहां के जेलों में डाला जाता था। लेकिन म्यांमार भी भारत के आसपास 1948 में आजाद हुआ ब्रिटिश सरकार से, और उसके बाद वहां पर यहां की तरह पूरी तरह से लोकतंत्र हमेशा नहीं चलता रहा। लोकतंत्र के साथ सैन्य तानाशाही हुई, वहां के प्रेसिडेंट हुए, लेकिन जब 80 के डिकेड में वहां पूरी तरीके से सैन्य जुंटा का शासन हो गया, तो भारत सरकार की यानी कांग्रेस की सरकारों की नीतियां भारत विरोधी कही जा सकती है,
क्योंकि आपने पूरी दुनिया के लोकतंत्र का ठेका नहीं उठा रखा है। अगर लोकतंत्र का ठेका कांग्रेस की सरकारों को उठाना था, अगर ये कांग्रेस के जितने प्राइम मिनिस्टर थे इनके एजेंडे में था कि जिन देशों के यहां लोकतंत्र नहीं होगा उसके साथ हम संबंध नहीं बनाएंगे, तो फिर अरब देशों में कहीं भी लोकतंत्र नहीं है। चाहे सऊदी अरब हो, यूएई हो, हर जगह पर राजशाही है, वहां के किंग होते हैं, किंग सलमान, किंग सुल्तान। ये सारे के सारे किंग वाले देशों से आप संबंध क्यों बनाए थे? क्योंकि वो मुस्लिम कंट्री है, जिसे आपके साथ जरूरी है कि अगर मुस्लिम देशों के साथ संबंध खराब हुआ तो हिंदुस्तान के मुसलमान परेशान हो जाएंगे। लेकिन यहां बात म्यांमार की हो रही है। म्यांमार के साथ भारत सरकार ने दूरी बनाई। ये जो नेहरू के बाद से पॉलिसी थी, वहां मनमोहन सिंह की सरकार तक रही, और इसके कारण क्या हुआ, म्यांमार भारत के साथ अच्छे संबंधों के साथ नहीं रहा, बल्कि चीन के गोद में जाकर बैठ गया। और वहां पर भारत विरोधी गतिविधियां, जो पूरे नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में जितने भी जो भी इंसर्जेंसी ग्रुप थे, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे, वो म्यांमार से संचालित होता था। चीन का पैसा और हथियार मिलता था। ये कांग्रेस की सरकार की देन है। लेकिन अभी ये सवाल फिर से मणिपुर हिंसा को लेकर है। कांग्रेस के किसी नेता ने कहा एक बात सवाल उठाया कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के अंदर कहा था कि मणिपुर के हिंसा में सिर्फ मणिपुर के लोगों की भूमिका नहीं है, ये म्यांमार से जो लोग आए हैं, ये कुकी टेररिस्ट जो हैं, म्यांमार में बसे हुए कुकी ट्राइब ज्यादा एग्रेसिव था इसमें। वो सारे के सारे म्यांमार से घुसपैठ करके यहाँ आते हैं, क्योंकि हमने वो रूट बंद कर दिया जिससे ड्रग्स का कारोबार होता था, और इसलिए ये ज्यादा चिढ़े हुए हैं। म्यांमार के प्रति भारत की नीति बदली 2014 में, और उसका ये जो बड़ा प्रभाव दिखा वो यही कि जब टेररिस्ट अटैक हुआ नॉर्थ ईस्ट के अंदर, सेना के ऊपर हमले हुए, तो म्यांमार की सरकार ने भारत को पैसेज दिया कि वहां पर जाके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के कैंप पर भारतीय सेना हमला कर सकती है। जी। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। यह भारत सरकार की बदलती विदेश नीति का परिणाम था, क्योंकि उस समय इन लोगों ने दो देशों को खोया, एक म्यांमार को और दूसरा श्रीलंका को। दोनों को चीन के गोद में बिठा दिया, क्योंकि श्रीलंका को लेकर मनमोहन सिंह ने की सरकार जब थी, यूएन में जब मानवाधिकार के मुद्दे पर श्रीलंका के खिलाफ वोटिंग की, तो उसी समय श्रीलंका भारत से अलग होता गया और फिर चीन के साथ खड़ा हुआ होता दिखा। जब अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध नहीं सुधारोगे, कुछ देशों के साथ संबंध सुधर नहीं सकते, यानी चीन के साथ नहीं सुधर सकते, पाकिस्तान के साथ नहीं सुधर सकते, लेकिन जो और देश हैं जिसके साथ हमारे अच्छे संबंध हो सकते हैं, जैसे म्यांमार की बात है, वहां पर भी बौद्ध और मुस्लिमों के बीच संघर्ष चला, और इसी के कारण वहां जो रोहिंग्या मुसलमान हैं वो भाग भाग कर बांग्लादेश की तरफ आए। यूपीए की सरकार होती तो ये सारे के सारे हिंदुस्तान के अंदर चले आते, जैसे बांग्लादेश के घुसपैठिए मुसलमान हिंदुस्तान में चले आए। और ये जो सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, तो इसके कारण सारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्रियों ने भी ये साफ तौर पर कहा कि हम रोहिंग्याओं के लिए पैसेज नहीं दे सकते। अगर उन्हें पनाह चाहिए तो वो उन मुस्लिम देशों में जाए जो उनका सपोर्ट कर रहे हैं। आज उसी के कारण कुछ जो घुसपैठिए थे इलीगल तरीके से आए, और रोहिंग्या कैंप अलग अलग जगहों पर है। उसके लिए लड़ कौन रहा है? ये विपक्षी पार्टी की सरकार है कि रोहिंग्या को यहाँ बसा दो, उसको लीगल राइट्स दो, उसके कैंप में सुविधाएं दो। ये सारे के सारे लड़ रहे हैं। वही म्यांमार के रास्ते मणिपुर में हिंसा फैलाई गई, इस पर कांग्रेस जवाब दे। जेठमलानी ने भी ये सवाल मणिपुर से जुड़ा हुआ 2 सवाल जेठमलानी ने पूछा है। सवाल नंबर 4 में उन्होंने पूछा है कि क्या आप इस बात से सहमत है कि चीन उत्तर पूर्व में विद्रोह को बढ़ावा देता है और मणिपुर में धन हथियार विद्रोह को बढ़ावा देता है। सवाल नंबर 5 में भी उन्होंने एक सवाल किया है मणिपुर से जुड़ा हुआ। वो पूछ रहे हैं कि क्या ये बात आपके मन में आई है कि कम से कम एक संभावना के रूप में कि इस साल की शुरुआत में मणिपुर में हुई हिंसा में चीन का हाथ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और है। अगर जो बातें अभी हम लोगों ने डिस्कस की
कि म्यांमार के प्रति जो कांग्रेस की पॉलिसी रही, उसने म्यांमार को चीन के गोद में डाल दिया। अब सब कुछ घुमा फिरा के चीन के पास जाता है। मतलब आपकी विदेश नीति का आधार हिंदुस्तान सेंट्रिक नहीं है। ये केंद्र में हिंदुस्तान नहीं बल्कि चीन को रखा। नेहरू के समय से ही बात करें तो नेहरू ने भी क्या किया, हिंदी चीनी भाई भाई के नाम पर सबसे पहले ये रिपब्लिक ऑफ चाइना की जो बात की जा रही थी, उसको ताइवान को मान्यता नहीं बल्कि इस चीन को मान्यता दे दिया। और इस चीन को मान्यता देने के कारण चीन पूरी तरीके से ये बात करने लगा यूएन के अंदर भी कि भारत जैसे देश ने हमारा समर्थन किया है। एक कम्युनिस्ट आंदोलन हुआ था और कम्युनिस्ट आंदोलन के बाद चीन पर कब्जा किया गया, लेकिन जो पुराने शासक थे उसने तो ताइवान बनाया, तो वहां पर ताइवान को मान्यता 80% देश दे रहे थे, आपने चीन को मान्यता दे दी। चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया, आपने चीन को तिब्बत की मान्यता दे दी कि उसी का हिस्सा रहेगा। आपने क्यों नहीं विरोध किया? उसके बाद में जो पड़ोसी देशों के साथ संबंध आपको हिंदुस्तान के इंटरेस्ट के अनुसार होना चाहिए, उसमें आपने चीन का इंटरेस्ट देखा, चाहे श्रीलंका हो या म्यांमार हो। उसके बाद जब भाई सरकार कांग्रेस की रही, चीन के साथ इसके संबंध कैसे रहे, उसका दूसरा उदाहरण तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी ही देंगे, जो प्रत्यक्ष तौर पर दिखाई पड़ता है, जो 2008 में एमओयू साइन किया गया था कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच। उसका जिक्र भी किया है जेठमलानी ने ये बात पूछा ही है और ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी बार बार उठा रही है। ये तो शर्म की बात है हिंदुस्तान के इस सिस्टम का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में भी ये मसला जब गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हाथ खड़ा कर दिया कि ये है तो बहुत गंभीर मामला, लेकिन ये पारदर्शिता के नाम पर एमओयू को रिवील करने के लिए, उसके बातें कहने के लिए हम मजबूर नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकते। यानी कि ये सिस्टम ही ऐसा है कि एक देश में वो पार्टी जिसकी सरकारें सबसे ज्यादा समय तक रही है, वो दुश्मन देश के साथ एक समझौता करे और उस समझौते में क्या क्या लिखा है ये बताए नहीं। अब इसलिए म्यांमार, मणिपुर के बाद सवाल अरुणाचल पर उठता है। जी, हालांकि इससे कांग्रेस पार्टी तो एक्सपोज्ड हो गई है। 10 तीखे सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछे गए हैं, पर क्या इन सवालों का जवाब राहुल गांधी, सोनिया गांधी, जयराम रमेश दे पाएंगे? देखिए, इन लोगों का के पास जवाब है ही नहीं जी। ये इनका जवाब नहीं दे सकते। अगर कांग्रेस की औकात है, नेहरू खानदान के किसी राजनेता की औकात है, तो वो सामने आकर इस मुद्दे पर डिबेट कर लें, टीवी पर मुद्दा उठाएं। कांग्रेस पार्टी का कोई नेता इस पर जवाब नहीं देगा कि जब डोकलाम में चीन के साथ विवाद चल रहा था तो राहुल गांधी चीन के एम्बेसी में जाकर क्या कर रहे थे। ये जवाब नहीं देंगे कि 2008 के एमओयू में साइन किया क्या गया था। ये सवाल का जवाब नहीं देंगे कि राजीव गांधी फाउंडेशन को जो चीन के तरफ से पैसे मिले वो किस लिए मिले थे। ये जवाब नहीं देंगे। यही जयराम रमेश जब इन्वायरमेंट मिनिस्टर हुआ करते थे और अरुणाचल प्रदेश में जितने हाइड्रो प्रोजेक्ट थे, उन प्रोजेक्ट्स में इन लोगों ने रिव्यू किया था और कोई नया प्रोजेक्ट नहीं होगा। ये जवाब नहीं देंगे कि मनमोहन सिंह की यात्रा कैंसिल हो जाया करती थी नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल घुसने की औकात किसी मंत्री की नहीं थी क्योंकि चीन सवाल उठा देता था। ये इस बात का भी जवाब नहीं देंगे कि क्या वजह है कि आप लोगों ने चीन को डिफेंड करने की कोशिश की। कभी भी चीन ने अरुणाचल प्रदेश में अगर घुसपैठ करने की कोशिश की है तो आपने सवाल चीन से नहीं किया, पीएम मोदी से किया। ये किसी स्तर पर जवाब देने के लायक नहीं है क्योंकि चीन का पैसा इनके पास आया और चीन के प्रति इनका जो रवैया रहा है वो भारत विरोधी रहा है। इसलिए ये 10 सवाल नहीं है, ये 10 सबूत हैं बिल्कुल राहुल गांधी के खिलाफ और कांग्रेस के खिलाफ, जिसका जवाब अगर देने बैठेंगे तो इसका मतलब है कि कांग्रेस का विनाश सामने में बिल्कुल। और जिस तरह से आपने समझाया, ये सवाल नहीं सबूत ही है, तो कांग्रेस पार्टी कहां मुंह दिखाएगी, क्या जवाब दे पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी की यात्रा अब अरुणाचल प्रदेश से होकर नहीं गुजरेगी। जेठमलानी ने राहुल गांधी की आगामी पूर्व से पश्चिम
भारत अन्याय यात्रा की ओर इशारा करते हुए सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि आउटरीच कार्यक्रम में अरुणाचल प्रदेश को शामिल क्यों नहीं किया गया। कई तीखे सवाल जेठमलानी ने पूछे हैं। कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।